Good morning, students. This session is for class 11th. Students, we are continuously studying rotational motion, or you can say rotational dynamics. Today we are going to start the topic torque. Students, yesterday we have studied something about torque, but today we are going to repeat the basic points about torque and then we will study in detail. Okay, so let's see what is torque. So, similar to force, the cause of rotational motion is a physical quantity called torque. So स्टूडेंट, जैसे आपको पता है कि स्ट्रेट लाइन मोशन में जो रोल फोर्स का होता है, एक्चुअल में रोटेशनल मोशन में वही रोल टॉर्क का होता है। आपको पता है कि जब स्ट्रेट लाइन मोशन में किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो ऑब्जेक्ट अपने स्टेट ऑफ मोशन को चेंज कर सकता है, नहीं भी कर सकता है। वो डिपेंड करता है कि कितना अमाउंट में फोर्स अप्लाई किया गया है। सिमिलरली टॉर्क रोटेशनल मोशन के लिए इम्पॉर्टेंट है। अगर आपने टॉर्क अप्लाई किया है तो रोटेशनल मोशन हो सकता है। अगर उसका मैग्नीट्यूड बहुत कम है तो हो सकता है नहीं भी हो। बट अगर रोटेशनल मोशन हो रहा है, इट मीन्स वहाँ पे टॉर्क है ही है। जैसे अगर कहीं लीनियर मोशन हो रहा है तो वहाँ पे फोर्स है, मतलब लीनियर मोशन एक्सेलरेशन हो रहा है वहाँ पे, तो या फिर किसी भी तरीके का स्टेट चेंज हो रहा है तो वहाँ पे फोर्स है। वैसे ही रोटेशनल मोशन में किसी भी तरीके का चेंज हो रहा है, इट मीन्स वहाँ पे टॉर्क है। तो देखते हैं कि टॉर्क जो है वो रोटेशनल मोशन के लिए उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना कि लीनियर मोशन के लिए फोर्स है। बट टॉर्क कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, चेक कर लेते हैं। सो लेट्स सी द फैक्टर्स ऑन विच टॉर्क डिपेंड्स। सो फर्स्ट वन इज अमाउंट ऑफ फोर्स। आप यहाँ पे देख सकते हैं टॉर्क इज रिलेटेड टू फोर्स एंड इट डिपेंड्स अपॉन अमाउंट ऑफ फोर्स। कितना फोर्स अप्लाई किया गया है उस पर भी टॉर्क डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। सेकेंड है पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। तो फोर्स के अमाउंट के साथ साथ वो फोर्स बॉडी के कौन से पॉइंट पे अप्लाई किया गया है उस पर भी टॉर्क डिपेंड करता है। ठीक है, और थर्ड जो है वो है डायरेक्शन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। ये इस पर भी डिपेंड करता है, मतलब ये जो फोर्स है उसके एप्लीकेशन ऑफ डायरेक्शन ऑफ फोर्स पे भी डिपेंड करता है। तो अगर आप इन सभी को कंबाइन करें और आप यहाँ पे देखें तो आपको ये क्लियर होगा कि यहाँ पे जो ये डायग्राम है आप देख सकते हैं, ये है डायग्राम एक, जिसमें कि यहाँ पे फोर्स अप्लाई किया गया है। यहाँ पे एंगल जो थीटा है वो आर और एफ के बीच में है, तो यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं और ये एंगल हो गया थीटा। ठीक है, ये पॉइंट है जहाँ पे कि जिसके अबाउट ये होगा, तो ये जो डिस्टेंस है ये इफेक्टिव डिस्टेंस है, इसी को यहाँ पे लेंगे हम लोग। तो फोर्स ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं टॉर्क इज इक्वल टू आर एफ साइन थीटा अबाउट पॉइंट ओ हो जाएगा। ये चीज़ें स्टडी क्लास में डिस्कस किया जा चुका है। ठीक है, वेयर आर इज द डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ओ टू पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। एक्चुअल में ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये वाली, तो ये आर साइन थीटा के इक्वल होगा। इफ़ एंगल ओ ए, अगर इसको पी बोलें तो एंगल ओ ए पी इज थीटा। ओके, तो ये हो गया यहाँ पे। तो यहाँ आप देख सकते हैं टॉर्क अबाउट ओ, यहाँ पे कैपिटल ए इज द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स एंड मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स कैन ऑल्सो बी रीरिटन एज। तो यहाँ पे आप इसको जो टॉर्क है उसको दो डिफरेंट फॉर्म में भी लिख सकते हैं। फर्स्ट है टॉर्क इज इक्वल टू आर इंटू एफ परपेंडिकुलर, और सेकेंड है टॉर्क इज इक्वल टू आर परपेंडिकुलर इंटू एफ। ये दोनों ही फॉर्म सही हैं, दोनों में से कोई भी एक यूज़ कर सकते हैं, फोर्स का परपेंडिकुलर कंपोनेंट या फिर जो वेक्टर है उसका कंपोनेंट यहाँ पे लिया गया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं एफ परपेंडिकुलर क्या है, एफ परपेंडिकुलर इज इक्वल टू कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू आर। तो ये एफ परपेंडिकुलर है, और अगर आप आर परपेंडिकुलर लेते हैं तो कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू एफ हो जाएगा। तो ये दोनों ही सही है,
यहाँ पे आप दोनों के अकॉर्डिंग जैसे भी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आप ले सकते हैं, ठीक है। नाउ टॉर्क इज अ वेक्टर क्वांटिटी सिंस, जैसे कि फोर्स है, फोर्स क्या है, फोर्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, और फोर्स जो होता है वो एक फिक्स डायरेक्शन में अप्लाई होता है क्योंकि वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो ऐसे ही टॉर्क भी वेक्टर क्वांटिटी है, वो भी एक फिक्स डायरेक्शन में अप्लाई होगा, ठीक है। तो अब देखते हैं कि जो टॉर्क है उसकी डायरेक्शन क्या है। तो डायरेक्शन के लिए देख सकते हैं यहाँ पे, डायरेक्शन ऑफ टॉर्क इज गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल। इसकी जो डायरेक्शन है वो राइट हैंड थंब रूल से मिलती है। इफ़ वी कर्ल द फिंगर ऑफ राइट हैंड from first vector r to second vector f, then right hand thumb gives its direction of their cross product, ठीक है। तो यहाँ पे आप राइट हैंड थंब रूल की हेल्प से भी आप यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं टॉर्क किसी ऑब्जेक्ट पे, लेकिन कैसे करेंगे तो उसके लिए आप देख सकते हैं, इफ़ वी कर्ल द फिंगर्स ऑफ राइट हैंड फ्रॉम फर्स्ट वेक्टर r टू सेकेंड वेक्टर f, ठीक है। वेक्टर r से f की तरफ अगर आप अपने फिंगर्स को कर्ल कर लेते हैं, देन राइट हैंड थंब गिव्स द डायरेक्शन ऑफ देयर क्रॉस प्रोडक्ट। तो यहाँ पे इसके लिए आपको एक एग्जांपल दिया जा सकता है। तो अगर आपको एग्जांपल दिया जाए, यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे हाथ में दो ब्लैक पेन आपको दिख रही होंगी, ठीक है, ये पेन है। अब यहाँ पे किसी एक पेन को आप वेक्टर फॉर्म में ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, और दूसरी पेन को ऐसे लिख रखते हैं आपने, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए इस तरीके से इनको रखा गया है, ठीक है। ये है राइट हैंड, इसको यहाँ पे ऐसे कर्ल करना है। सपोज ये वाला जो है ये आर वेक्टर है और ये दूसरी जो पेन है यहाँ पे ये है, ये एफ वेक्टर है, ठीक है। यहाँ पे देख रहे हैं आप, आई होप कि आपको दोनों पेन से दिख रही हैं, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे देखिए ये है आर वेक्टर, ये है एफ, तो आर से हमें एफ की तरफ ऐसे अपने फिंगर को कर्ल करना है, ठीक है ना। तो ये देखिए जो थंब है, ये जो थंब है ये हमें जो टॉर्क है उसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है, यहाँ पे। तो इसको आप क्रॉस प्रोडक्ट से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं अगर कोई अगर हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट की हेल्प लें तो ये है जे कैप और ये है आई कैप। सपोज आर आई कैप की तरफ है और फोर्स जे कैप की तरफ है, तो हम लोग आर क्रॉस एफ लेते हैं तो जो हमको मिलेगा वो मिलेगा हमको माइनस के कैप, ठीक है। माइनस के कैप मीन्स परपेंडिकुलर एंड इनवर्ड टू प्लेन ऑफ पेपर। तो यहाँ पे आपका जो टॉर्क है उसकी जो डायरेक्शन होगी वो माइनस के कैप मीन्स नेगेटिव जेड एक्सिस की तरफ होगी, ठीक है। और अगर आप यहाँ से फोर्स को लेते हैं एक्स एक्सिस की तरफ, और यहाँ पे अगर आप देखें आप और भी ले सकते हो सकता है फोर्स आपका एक्स एक्सिस पे हो और वेक्टर आर जो है वो वाई एक्सिस पे हो, तो आप यहाँ पे आर क्रॉस एफ ले रहे हैं, तो यहाँ पे जो होगा वो यहाँ पे होगा ये यहाँ पे जे क्रॉस आई होगा। तो यहाँ पे जो जे क्रॉस आई है ये होगा आपका माइनस के कैप, ये इनवर्ड होगा प्लेन ऑफ पेपर। सॉरी, प्रीवियस केस जो थी जिसमें आपने अपोजिट लिया था, मीन्स आर को वाई एक्सिस पे और एफ को आर को एक्स एक्सिस पे और एफ को वाई एक्सिस पे, वहाँ पे इसकी डायरेक्शन पॉजिटिव होगी। फिर से देख लेते हैं हम, यहाँ पे देखते हैं आर हमको एक्चुअल में टॉर्क का वेक्टर फॉर्म जो है, टॉर्क को हमको लेना है आर क्रॉस एफ लेना है, ठीक है, आर क्रॉस एफ लेना है। तो यहाँ पे देख रहे हैं हम कि आर को वाई एक्सिस पे लिया गया है और एफ को एक्स एक्सिस पे लिया गया है इस वाले एग्जाम्पल में। फिर से देख लेते हैं,
एक्चुअल में हमको टॉर्क कितना लेना है, हमको टॉर्क लेना है आर क्रॉस एफ, ठीक, आर क्रॉस एफ लेना है। अब हमने आर किधर लिया, वाई एक्सिस पे ले लिया, और एफ किधर लिया, एक्स एक्सिस ले लिया, ठीक है। तो अब आर क्रॉस एफ के लिए आप चलेंगे क्लॉकवाइज। जब आप क्लॉकवाइज चलेंगे तो आप जब राइट हैंड थंब को आर से एफ की तरफ कर्ल करेंगे तो ये जो होगा ये आपसे अवे की तरफ जाएगा, और आप देखेंगे कि ये जो राइट हैंड है ये ऐसे कर्ल करेंगे, ये थंब आपसे दूर की तरफ होगा, तो आप देखेंगे कि ये प्लेन ऑफ पेपर में इनवर्ड होगा, ठीक है। तो ये होगा नेगेटिव जेड एक्सिस के लॉन्ग। आप यहाँ से भी देख सकते हैं, अगर आप देखें कि आर की डायरेक्शन जे कैप के क्रॉस है और जो एफ है उसका आई कैप के क्रॉस है, तो रिजल्टेंट होगा माइनस के कैप, इट मीन नेगेटिव जेड एक्सिस है ये। लेकिन अगर इसकी अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट कंडीशन देखें, हमको टॉर्क कितना लेना है, एक्चुअल में हमको लेना है आर क्रॉस एफ लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि आपने आर को जो ले लिया है एक्स एक्सिस पे, ठीक है, और एफ को आपने लिया वाई एक्सिस पे। तो अब आर क्रॉस एफ के लिए आपको एक्स से वाई की तरफ चलना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इट मीन्स आपको यहाँ पे आई क्रॉस जे करना होगा आर से एफ की तरफ, तो यहाँ पे प्लस के मिल जाएगा। प्लस के का मतलब यहाँ पे देखिए आर से एफ की तरफ ऐसे चलेंगे आप, तो आपका थंब आपकी तरफ होगा, आपकी अपनी तरफ होगा। तो जब आपकी अपनी तरफ जो थंब है वो देखिए आपकी तरफ अगर थंब हो आपका अपना, तो जो स्क्रीन है उससे ये परपेंडिकुलर और आउटवर्ड आपकी तरफ है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं पॉजिटिव जेड एक्सिस। तो यहाँ पे इन राइट हैंड थंब रूल की हेल्प से आप जो टॉर्क है, जो वेक्टर क्वांटिटी टॉर्क है, उसकी डायरेक्शन को आप फाइंड आउट कर सकते हैं, या फिर आप वेक्टर प्रोडक्ट जो है आई क्रॉस जे इज इक्वल टू के, या जे क्रॉस आई इज इक्वल टू माइनस के, या फिर जे क्रॉस के इज इक्वल टू प्लस आई, या फिर के क्रॉस जे इज इक्वल टू माइनस आई, ये जो आइडेंटिटीज़ हैं इनकी हेल्प से, और किस डायरेक्शन में फोर्स और जो आपका डिस्प्लेसमेंट पोजीशन वेक्टर है उनके क्रॉस प्रोडक्ट से भी आप यहाँ पे जो टॉर्क है उसकी डायरेक्शन को फाइंड आउट कर सकते हैं। बट एक ही ध्यान है कि वेक्टर के केस में जो टॉर्क है उसको डिफाइन करते हैं टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ, ये एफ क्रॉस आर नहीं डिफाइंड है, तो इसलिए इसी बेसिस पे हम लोग इसकी डायरेक्शन को डिफाइन करेंगे। तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि ये यहाँ पे आर क्रॉस एफ ही होगा। इसको अगर आपने एफ क्रॉस आर लिखा तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। इसके मैग्नीट्यूड में तो यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बट इसकी डायरेक्शन जो होती हैं वो आपको अपोजिट मिलने लग जाएगी। तो यहाँ पे आपको लेना होगा आर क्रॉस एफ, ठीक है। नाउ वी आर रेडी टू अंडरस्टैंड मोर अबाउट टॉर्क, और उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं, टॉर्क इज ऑलवेज डिफाइंड अबाउट अ पॉइंट और अबाउट एन एक्सिस। तो टॉर्क को जब भी डिफाइन करते हैं तो उसके लिए एक हमारे पास एक पॉइंट या फिर एक एक्सिस फिक्स होता है। ऐसा नहीं कि कैसे भी टॉर्क को डिफाइन करते हैं, टॉर्क ऑलवेज किसी पॉइंट या फिर किसी एक्सिस के अबाउट ही डिफाइंड होता है। सेकेंड पॉइंट देखते हैं, when there are multiple forces the net torque needs to be calculated। अगर किसी ऑब्जेक्ट पे बहुत सारे फोर्स एक साथ वर्क कर रहे हैं तो आपको वहाँ पे नेट फोर्स कैलकुलेट करना होता है, ठीक है। नेट टॉर्क कैलकुलेट करना होता है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे नेट टॉर्क, देखते हैं कि नेट टॉर्क कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो नेट टॉर्क है वो वेक्टर सम के इक्वल है टॉर्क प्रोड्यूस्ड बाय ऑल द फोर्सेस। तो सपोज ऑन एनी ऑब्जेक्ट विच इज रोटेटिंग अबाउट अ फिक्स पॉइंट और अबाउट अ फिक्स एक्सिस,
there are n forces acting on the object, then the net torque on the object is equal to the vector sum of the torque produced by all the forces. तो फिर से इसको बोल देते हैं एक बार, जैसे कि कोई ऑब्जेक्ट है वो किसी एक्सिस या किसी पॉइंट के अबाउट रोटेशनल मोशन में है, तो उस पर जो नेट टॉर्क लगेगा वो उस पर जो भी फोर्स लगे हैं वो सभी जो भी टॉर्क प्रोड्यूस कर रहे होंगे उन सभी टॉर्क के वेक्टर सम के इक्वल लगेगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई है। एक बार फिर से बता देते हैं। सपोज कर लीजिए आपके पास कोई सिस्टम है जो कि रोटेशनल मोशन कर रहा है, उस पर उस सिस्टम के अलग अलग पार्टिकल पे बहुत सारे फोर्स अप्लाई हो रहे हैं, तो ये सभी फोर्स बहुत सारे टॉर्क अप्लाई करेंगे, तो इस सिस्टम पे जो नेट टॉर्क लगेगा वो सभी फोर्स से प्रोड्यूस होने वाले टॉर्क के वेक्टर सम के इक्वल होगा। सिंपल। ओके, तो अगर यहाँ पे n फोर्सेज हैं इट मीन्स n टॉर्क होंगे, उन सभी n टॉर्क का वेक्टर सम निकालेंगे, जितना आएगा वही नेट टॉर्क हो जाएगा सिस्टम के ऊपर। तो क्योंकि टॉर्क वेक्टर क्वांटिटी है इसलिए इसका नेट निकालने के लिए हमें वेक्टर सम फाइंड आउट करना होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। ऑल टॉर्क अबाउट सेम पॉइंट एक्सिस, तो लेकिन यहाँ पे देखेंगे कि जो भी टॉर्क है वो सभी सेम पॉइंट या फिर सेम एक्सिस के अबाउट ही निकलने चाहिए। अब यहाँ पे दो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो कि आपको बहुत ही अच्छे से समझ लेना चाहिए, तो देखते हैं कि वो क्या है। सॉरी, ये पॉइंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करेगा। इफ सम ऑफ ऑल द टॉर्क, दिस पॉइंट मीन्स सम ऑफ ऑल टॉर्क इज जीरो, किसी सिस्टम पे जितने भी टॉर्क हैं अगर उन सभी का सम जीरो हो जाए, देन द बॉडी इज इन रोटेशनल इक्विलिब्रियम, तो जो बॉडी है उसको हम बोलेंगे कि वो बॉडी रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट, इफ सम ऑफ ऑल द फोर्सेज along with sum of all the torque is zero, then body is said to be in mechanical equilibrium। तो अगर किसी बॉडी पे लगे हुए सारे फोर्सेस का सम भी जीरो हो और सारे टॉर्क का सम भी जीरो हो जाए तो उस बॉडी को हम लोग बोलते हैं कि वो बॉडी मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में है। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट लाइंस हैं, तो एक बार फिर से देख लेते हैं। रोटेशनल इक्विलिब्रियम की कंडीशन ये रही, ये है रोटेशनल इक्विलिब्रियम की कंडीशन। क्या है देखिए, इफ सम ऑफ ऑल द टॉर्क एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज जीरो देन द बॉडी इज इन रोटेशनल इक्विलिब्रियम। सेकेंड है, इफ सम ऑफ ऑल द फोर्सेज along with sum of all the torque is zero then the body is said to be in mechanical equilibrium। तो यहाँ पे दो टाइप की इक्विलिब्रियम है, एक है रोटेशनल इक्विलिब्रियम। रोटेशनल इक्विलिब्रियम तब होगा जब किसी बॉडी पे लगे हुए सभी टॉर्क का वेक्टर सम जीरो हो जाए, और दूसरा टर्म है मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम कब होगा, जब उस बॉडी पे लगे हुए सभी फोर्स का भी सम जीरो हो और सभी टॉर्क का सम भी जीरो हो जाए, तो उसे हम लोग बोलते हैं मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, आप क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। व्हाट इज द कंडीशन ऑफ रोटेशनल इक्विलिब्रियम, सो यू मस्ट से दैट if vector sum of all the torque acting on the body about same point or axis is zero then the body is said to be in rotational equilibrium। Second point or second question, what is condition of mechanical equilibrium, then your answer will be if sum of vector sum of all the forces acting on the body is zero along with vector sum of all the torque acting on the body will be zero, then body is said to be in mechanical equilibrium। So these two are very important questions, you must remember these conditions। These conditions will help you to solve the different questions in different related to the topics of this chapter। okay, तो बहुत सारे देखिए न्यूमेरिकल्स होते हैं जो इन कंडीशंस पे बेस्ड होते हैं। आपको उस कंडीशन में रोटेशनल इक्विलिब्रियम की कंडीशन पता होनी चाहिए, आपको मैकेनिकल इक्विलिब्रियम की कंडीशन पता होनी चाहिए। उन केसेस में ये जो कंडीशंस है ये आपकी हेल्प करती हैं और आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, इफ़ इक्वल एंड अपोजिट, दिस OPP इज स्टैंड फॉर अपोजिट। इफ इक्वल एंड अपोजिट फोर्स एक्ट टू प्रोड्यूस सेम टॉर्क देन दे
कंस्टिट्यूट्स अ कपल। तो यहाँ पे अगर किसी बॉडी पे इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस लगे हुए हैं और वो सेम टॉर्क प्रोड्यूस करते हैं तो उनको कपल बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है फॉर कैलकुलेटिंग टॉर्क it is very important to find the effective point of application of force. This one is effective. Okay, so जब भी आपको टॉर्क कैलकुलेट करना होता है तो आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप उस पॉइंट को चेक करें, इफेक्टिव पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। इस पॉइंट को आप चेक कर लें। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं mg एक्ट्स एट, ये जो mg है ये आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे या फिर सेंटर ऑफ मास से पास होती है, मतलब उस पर ये वर्क करती है, एक्ट्स एट सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, now we are ready to study the Newton's law for rotational motion. So since we know that F is equal to ma in linear motion, similarly in rotational motion there is a law, that is the net torque is equal to I into alpha, where I is known as moment of inertia. It is equivalent to mass in linear motion. Okay, and alpha is the angular acceleration and it is equivalent to linear acceleration in linear motion. तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये एक न्यूटन्स लॉ लीनियर मोशन के लिए, जब हम लोग काइनेमेटिक्स पढ़ते हैं वहाँ पे हम लोग न्यूटन्स लॉज में जब पढ़ते हैं सेकेंड लॉ, वहाँ पे हम लोग F इज इक्वल टू ma ये फार्मूला पढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं कि फोर्स रिस्पॉन्सिबल है एक्सेलरेशन के लिए। ठीक है, बॉडी में। वैसे ही अगर रोटेशनल डायनेमिक्स की बात करें या रोटेशनल मोशन की बात करें तो यहाँ पे जो टॉर्क है ये टाउ है, ये गिवन बाई आई अल्फ़ा होता है, जहाँ पे ये अल्फ़ा जो है ये एंगुलर एक्सेलरेशन है। फिर से एक बार इसको दिखाते हैं, टाउ इज इक्वल टू आई इंटू अल्फ़ा। ये अल्फ़ा जो है ये एक्सेलरेशन है, तो ये टॉर्क पे डिपेंड करता है ये अल्फ़ा। ठीक है, आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिस्टम का, ये मास के इक्विवेलेंट है। लीनियर मोशन में जो रोल मास का है वही रोटेशनल मोशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया का है। तो अभी तक हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो वी आर नाउ रेडी टू अंडरस्टैंड व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सो लेट्स सी। So our topic is moment of inertia. So moment of inertia gives the measure of mass distribution about on axis. ये देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मास डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में इन्फॉर्म करता है। आई इज इक्वल टू सिग्मा एम आई आर ए स्क्वायर। ठीक है, ये है गिव्स द मेजर ऑफ मास डिस्ट्रीब्यूशन अबाउट ऑन एक्सिस। यहाँ पे अगर आर इनिशियल देखें, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द आईएथ मास फ्रॉम द एक्सिस। तो यहाँ पे ये फार्मूला है, इसकी हेल्प से आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करते हैं और इसको डिनोट करते हैं कैपिटल आई से। आई इज इक्वल टू सिग्मा एम आई आर आई स्क्वायर। ठीक है, आर आई इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द आईएथ मास फ्रॉम एक्सिस। तो आईएथ कोई भी आर्बिट्री नंबर है, जैसे कि कोई पार्ट सिस्टम है उसमें बहुत सारे पार्टिकल्स हो सकते हैं, आप फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ ऐसे पार्टिकल को काउंट कर सकते हैं और उसके बाद आप जो है आईएथ पार्टिकल को काउंट करते हैं और उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है किसी फिक्स पॉइंट के अबाउट, उसको आई इज इक्वल टू सिग्मा एम आई आर स्क्वायर की हेल्प से फाइंड आउट करते हैं। ठीक है,
यहाँ पे देख सकते हैं इट इज़ ऑलवेज डिफाइंड अबाउट एन एक्सिस। तो जो भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो सिस्टम में किसी फिक्स एक्सिस के अबाउट होता है। एक्सिस चेंज, मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज। ऐसा नहीं कि किसी भी सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑलवेज हर एक्सिस से सेम होगा, नहीं, वो एक्सिस पे डिपेंड करता है। एक्सिस चेंज होगी तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज हो सकता है, कई बार नहीं भी होता है, बट मैक्स कई बार हो भी सकता है। ये जरूरी नहीं कि चेंज नहीं हो, बट एक्सिस चेंज हुआ तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज होने के चांसेस हैं। कुछ केसेस में हो सकता है कि नहीं भी हो, बट ये इस बात पे डिपेंड करता है कि जो मास है वो एक्सिस से एक्चुअल में कितने डिस्टेंस पे है। मास एक्सिस से जितना लार्ज डिस्टेंस पे होगा उस सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया उतना ही लार्ज होगा। क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है I इज इक्वल टू, ये है mr² टाइप, और r क्या है, r जो है ये इस मास का एक्सिस से डिस्टेंस है, ठीक है। तो अगर कोई एक्सिस है, सपोज इस फिंगर को आप एक्सिस मानते हैं और यहाँ से 10 मीटर डिस्टेंस पे कोई मास है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो भी मास है mr² से फाइंड आउट करेंगे। अगर इसका डिस्टेंस बढ़ा दें तो और होगा। अगर मास सेम रहे और डिस्टेंस बढ़ाते चले जाएं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो सिस्टम का होगा वो इंक्रीज होगा। जैसे ये एक्सिस है, यहाँ पे रखा आपने, ठीक है, मास को यहाँ पे रखा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कुछ होगा, थोड़ा और बढ़ाया और बढ़ेगा और बढ़ाया, तो जितना ज़्यादा दूर आप करते चले जाएंगे उतना ही ज़्यादा यहाँ पे जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो इंक्रीज होगा, जितने क्लोज होगा उतना डिक्रीज होगा। तो इस तरीके से मान लीजिए कि मास यहाँ पे आपने एक्सिस इसके क्लोज ले आए, तब भी आपका जो होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो क्या होगा, वो डिक्रीज हो जाएगा। लेकिन अगर एक्सिस को दूर कर दिया, आप मास को वहीं रख के एक्सिस को भी दूर या पास कर सकते हैं। तो ये एक फिक्स एक्सिस के अबाउट डिफाइंड है। अगर एक्सिस जो है अलग अलग हैं तो फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी अलग अलग होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्चुअल में जो बॉडी है उसके मास डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में किसी फिक्स एक्सिस के अबाउट बताता है, ठीक है। अगर मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया हाई है, इट मीन्स जो मास डिस्ट्रीब्यूशन है वो एक्सिस से दूर है। और अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया लो है तो आप बोलेंगे कि मास एक्सिस के आसपास ही डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो ये है मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में, बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और ये इक्विवेलेंट है मास के, जो कि मास का जो रोल लीनियर मोशन में स्ट्रेट लाइन मोशन में, सॉरी, वही रोल मोमेंट ऑफ इनर्शिया का है रोटेशनल डायनेमिक्स में, ठीक है। तो आप कंपेयर करके भी बहुत सारे इक्वेशंस लिख पाएंगे यहाँ पे। जब हम लोग चैप्टर का लास्ट देखेंगे वहाँ पे हम लोग टॉर्क को फोर्स से, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को मास से, एंगुलर एक्सेलरेशन को लीनियर एक्सेलरेशन से, एंगुलर वेलोसिटी को लीनियर वेलोसिटी से, लीनियर डिस्प्लेसमेंट को एंगुलर डिस्प्लेसमेंट से, इन सभी को कोरिलेट करेंगे और हम लोग बहुत सारे फार्मूले को डायरेक्टली लिख पाएंगे, ठीक है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, आप चीज़ों को बस समझते चले जाइए। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो हमारे पास डायग्राम है इसमें M1 M2 M3 पार्टिकल्स हैं। तो M4 मान लीजिए कि 4 पार्टिकल्स को हम कंसीडर कर रहे हैं। इन सभी की एक्सिस से डिस्टेंस R1 R2 R3 और R4 है। तो इन सभी जो पार्टिकल्स हैं इनका टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो इस बॉडी का होगा, सपोज इसमें अगर 4 ही पार्टिकल हैं, बहुत सारे हो सकते हैं बट हम मान रहे हैं कि इसमें 4 पार्टिकल्स हैं जिनकी डिस्टेंस गिवन एक्सिस, ये सपोज कर लेते हैं गिवन एक्सिस है, तो इस एक्सिस से R1 R2 R3 डिस्टेंस पे है। तो आप इस सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख सकते हैं I इज इक्वल टू, देखिए M1 की डिस्टेंस एक्सिस से R1 है तो M1 R1² प्लस करेंगे, अब M2 की डिस्टेंस R2 है तो प्लस M2 R2², M3 की डिस्टेंस R3 है तो M3 R3² और M4 की डिस्टेंस R4 है तो M4 R4²। तो ये आपका टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल गया सिस्टम का। अब इसकी जो यूनिट है वो mr² मीन्स kg/m² होगी, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई है। नाउ इसके बारे में और अगर जानना चाहें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, गिव द मेजर ऑफ रोटेशनल इनर्शिया एंड इज इक्विवेलेंट टू मास। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये जो है ये रोटेशनल जो इनर्शिया है उसी के इक्विवेलेंट है, सॉरी उस
रोटेशनल इनर्शिया को मेजर करता है और मास के इक्विवेलेंट है। ठीक है, तो आई होप कि आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में बातें समझ में आई है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, ये एक तरीके से मास डिस्ट्रीब्यूशन को बताता है कि जो मास डिस्ट्रीब्यूशन है बॉडी में वो एक्सिस से कितना दूर या कितना पास है। इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, तो आई इक्वल टू सिग्मा एम आर स्क्वायर है। ठीक है, इसकी यूनिट क्या है, केजी मीटर स्क्वायर। और ये क्या बताता है, इट गिव्स मेजर ऑफ रोटेशनल इनर्शिया एंड इज इक्विवेलेंट टू मास। ठीक है, तो आई होप कि आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में यहाँ पे समझ में आ गया है। ओके स्टूडेंट्स, तो आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया को डिटेल में और पढ़िए और इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करिए। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस सेशन। नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, आप उसको चाहे तो पढ़ सकते हैं। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन से स्टार्ट करेंगे। ओके, सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस सेशन।